प्रोटीन, वैसे तो प्रोटीन में क्या नहीं आ सकता, लेकिन ये केमिस्ट्री है, तो प्रोटीन में क्या आएगा? स्ट्रक्चर से ज्यादा कुछ नहीं आएगा, और वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। भाई सुनना, मैं जैसे समझाता हूँ, मैं इसे इतना ऐसा तो कर दूंगा तुम्हारे लिए कि अगर तुम इसे रीड भी करोगे तो आसानी से समझ में आएगा। भाई प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। पहले तो ये ऐसे याद कर लिया कि भाई प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से बना है। पता नहीं क्या है पॉलीपेप्टाइड, लेकिन प्रोटीन इससे बना होता है। और पॉलीपेप्टाइड बनी होती है अल्फा अमीनो एसिड से। तो पहले हमें अल्फा अमीनो एसिड समझना है। भाई ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन है। इसमें एक तरफ COOH जुड़ा हुआ है, एक तरफ NH2 और एक तरफ R। ये कंपाउंड अमीनो एसिड है। ये वो कार्बन है जिसपे COOH है। COOH के बगल वाला कार्बन अल्फा है, अल्फा पे अमीनो। अरे ऐसे यार, सिंपल देखो, जैसे C है, C पर एक जगह जोड़ दो COOH और इसी C पर जोड़ दो NH2। COOH से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा है, अल्फा पे NH2 जुड़ा हुआ है। और यहां पर R क्या है वो बात की बात है। ये अल्फा अमीनो एसिड है, इस ग्रुप को कहते हैं अमीनो, और ये है एसिड। तो यहां से इसका नाम पड़ा है अल्फा पर अमीनो और एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड है, सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। ऐसा होता है कि बहुत सारे अमीनो एसिड, जैसे ये एक अमीनो एसिड है COOH प्लस, ये दूसरा अमीनो एसिड है, बस इसका मुंह इस तरफ कर देना NH2 R COOH। इसमें भी NH2 इधर कर दो, R इधर, R NH2। तो बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड, पहले दो जोड़ लेते हैं ना। अगर दो अमीनो एसिड जुड़ जाएं आपस में, यहां से गया H और यहां से OH, ये OH और यहां से H निकाल दो। अगर दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं तो ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं NH2 CHR। बहुत सिंपल बताऊंगा मैं, और ध्यान देना मेरी बात पर, जिसे ना आता हो, क्योंकि ये टॉपिक आता भी है बच्चों को, लेकिन इसकी कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं वो तुम्हें नहीं आती होंगी, तो उन पर ध्यान देना। ये दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं कंडेंसेशन से, मतलब कंडेंसेशन का मतलब H2O रिमूव हो जाने से। इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो C और N के बीच बनता है। यहाँ C और N, OH और H निकलने से, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है। इसकी डेफिनेशन आती है लिखने के लिए भी, बाकी आपको पढ़ना है पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं। तो बस दिख ही रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड COOH और NH2 के बीच बना बॉन्ड है। COOH के C और NH2 के N के बीच बना बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है। अब देखिए, ये तो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर डाइपेप्टाइड है। अब अगर आप एक और जोड़ दें, CH R COOH,
तो ये ट्राइपेप्टाइड है। यहां से हटाओ OH, यहां से H, और N और H को आपस में जोड़ दो। N और H नहीं, C और O को। ये ट्राइपेप्टाइड है। तो एक चेन तैयार होती जा रही है अमीनो एसिड से। अगर इस चेन में 10 से ज्यादा यूनिट हो जाए अल्फा अमीनो एसिड की, ये 2 है, ये 3 है, अगर इस चेन में 10 से ज्यादा यूनिट हो जाए अल्फा अमीनो एसिड की, तो ये पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। भाई 2 जुड़ जाए तो डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ जाए ट्राइपेप्टाइड, और अगर 10 से ज्यादा जुड़ जाए तो ये पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। अब यहां जोड़ दो ना, अब ये मत कहना कि कैसे जुड़ जाए। अब 10 थोड़ी जोड़ूंगा मैं, यहां एक और जोड़ दो, यहां से H हटाओ, यहां से OH, इन्हें जोड़ दो आपस में, H ऊपर कर लो चाहे। ये 4 यूनिट जुड़ी हुई है। अब ऐसे ही अगर 10 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाए तो वो पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। लेकिन देखिए, अगर ऐसे बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ जाए, मैं कह रहा हूं 1000, 1 2 3 4 5 6, और वो 1000 आपस में जुड़ ही ना जाए, बल्कि जो थ्रेड बन रहा है, ये थ्रेड बन रहा है, एक धागा, जो अमीनो एसिड ये चेन बना रहे हैं, इस चेन में अगर 1000 से भी ज्यादा, पता नहीं कितनी गिनती हो, 100 500, बहुत सारी, बहुत लंबी चेन बन जाए, और सिर्फ चेन ही ना बने बल्कि वो चेन इस तरीके से अरेंज हो कि उससे एक स्पेशल टाइप के डिजाइन का मॉलिक्यूल बने। फॉर एग्जांपल देखो, जो घर में ऊन इस्तेमाल होती है, जो पुराने समय में होती थी, जिससे स्वेटर बनाए जाते थे, वो स्वेटर जस्ट एक थ्रेड है। और ये भी छोड़ो, धागा एक थ्रेड होता है सिंपल। इस थ्रेड से बैग भी बनाए जा सकते हैं, इस थ्रेड से शर्ट भी बनाई जा सकती है, इस थ्रेड को पर्दे की फॉर्म में ढाला जा सकता है, इस थ्रेड को कारपेट की फॉर्म में ढाला जा सकता है। तो ये जो थ्रेड है, अगर अलग अलग फॉर्म में अरेंज हो जाए, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन खुद को इस तरीके से मोड़े, स्पाइरल करे या खिंच जाए, जिससे कि एक परफेक्ट डिजाइन का मॉलिक्यूल बन जाए, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है प्रोटीन, जिसकी एक खास स्ट्रक्चर हो। यानी इसे आप ऊन की तरह लीजिए, ऊन के धागे, और इसमें अगर ऐसे ही बहुत लंबे ऊन के धागे को इस तरह से अरेंज कर लिया जाए कि वो एक स्वेटर की फॉर्म में बदल जाए, तो वो स्वेटर प्रोटीन कहलाता है। अब आप ये सोचिए कि एक थ्रेड को कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बदला जा सकता है। तो ऐसे ही एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन को, ना जाने कितनी स्ट्रक्चर्स में बदला जा सकता है। और जब जब पॉलीपेप्टाइड चेन एक नई स्ट्रक्चर में बदलेगी, तब तब एक नए तरीके का प्रोटीन बनेगा। इसे ऐसे समझो, जैसे ऊन का वो धागा पॉलीपेप्टाइड चेन है, और अगर उससे स्वेटर बनता है तो वो अलग प्रोटीन है, अगर उससे ग्लव्स बनते हैं तो वो अलग प्रोटीन है, अगर उससे कैप बनती है तो वो एक अलग प्रोटीन है, यानी कैप यहाँ पर प्रोटीन है, अगर उससे सॉक्स बनते हैं तो वो एक अलग प्रोटीन है, अगर उससे कारपेट बनता है तो वो एक अलग प्रोटीन है। ये बात आ रही है मेरी समझ में? कुछ कुछ चढ़ रहा है दिमाग में? बस ये बहुत सिंपल बनाना है, पढ़ने में आए तुम्हारे, ज्यादा इसमें इंजीनियर नहीं बनना है। लेकिन एक चीज भी समझो, देखो ये आर क्या है, इस आर पे ध्यान देना है। तो मैं इस आर पे ध्यान दूंगा। कहाँ है बुक? 1 मिनट में बुक में निकाल लूं, क्योंकि अमीनो एसिड मेरे को भी याद नहीं है।
ये याद करने भी नहीं होते हैं, कुछ एग्जाम्पल याद कर लेने होते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ कौन से। अगर आर की जगह नहीं नहीं, अगर ऐसे लिख लो सिंपल, अगर एच है तो ग्लाइसिन, ALA, ओ अगर CH3 है तो एलेनाइन, एलेनीन। अगर CH3, ये याद भी हो सकता है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो ये वेलाइन है। पहले तो इन तीन की जरूरत है। ल्यूसिन में कुछ खास बात है नहीं। अर्जिनाइन में है एक खास बात, लेकिन इससे सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, लाइसिन, CH2 4, लाइसिन। एक इससे एक और एग्जांपल जो काम आए, एस्पर्टिक सही है, CH2COOH। ऐसे 20 टाइप के आर ग्रुप मिले हैं। अब इस आर ग्रुप का क्या मतलब है, देखो यहीं पे समझना। ये तो मैंने कुछ टाइप के लिखे हैं ना, ऐसे 20 टाइप के हैं। ये कुछ बहुत सिंपल टाइप के मैंने लिखे हैं। देखो भाई, अगर आर की जगह एच जोड़ दो तो ये अमीनो एसिड बन जाएगा ग्लाइसिन। यानी अमीनो एसिड के अलग अलग टाइप होते हैं, यानी जो यूनिट्स की बात की जा रही है इसमें जो आर लटका है, इस आर के हिसाब से अमीनो एसिड अलग अलग हो सकते हैं। सुनोगे ना, मेरी बात सुनते रहोगे समझ आ जाएगा। अगर मैं इस H की जगह CH3 लगा दूं तो ये बन जाएगा एलेनीन। अगर मैं इस H की जगह CH3 लगा दूं तो ये बन जाएगा वेलाइन। अब मैं इस H की जगह अगर ये ग्रुप लगा दूं पूरा, CH2 4, एक बार लगा के दिखा देता हूं, CH2 4NH2, तो ये बन जाएगा लाइसिन। अगर मैं इस H की जगह ये ग्रुप लगा दूं तो ये अमीनो एसिड बन जाएगा एस्पर्टिक। यानी अमीनो एसिड के अलग अलग टाइप होते हैं, ऐसे 20 होते हैं। मैंने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5, याद नहीं करने हैं, कुछ एग्जाम्पल याद भी करने हैं। खैर, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों याद करने हैं। वैसे तो याद नहीं करता है कोई भी, लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं इस पर याद करने लायक। तो आर अलग अलग टाइप का होता है, तो अमीनो एसिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब देखो, अगर पॉलीपेप्टाइड से, देखो एक तो प्रोटीन इस बात से अलग होते हैं, एक तो दुनिया में प्रोटीन इतने सारे हैं कि ये समझना ही बड़ा मुश्किल है कि प्रोटीन एक्चुअली में है कितने टाइप के। खोजे गए कितने टाइप के हैं वो एक अलग बात है कितने टाइप के, तो इनकी संख्या इतनी भारी क्यों है ये समझना। भाई, एक तो पॉलीपेप्टाइड चेन जब जब एक खास स्ट्रक्चर में बदलेगी तब तब वो एक प्रोटीन बना देगी। हालांकि उस खास स्ट्रक्चर का कुछ यूज होना चाहिए बॉडी के अंदर। अब जैसे स्वेटर है या ग्लव्स है, ऐसी चीज बनानी है, कुछ भी नहीं बनाना है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन एक ऐसी शेप में अरेंज हो जिस शेप के मॉलिक्यूल का हमारी बॉडी में कुछ इस्तेमाल हो। एक तो शेप्स ही इतनी तरीके की हैं जो बनाई जा सकती है, यानी प्रोटीन शेप के हिसाब से बहुत सारे टाइप के होते हैं। और दूसरा ये देखिए, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन में यहां H है, सुनना, तो यानी ये वाला अमीनो एसिड है ALA, एलेनीन, ओ ग्लाइसिन। और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन में इसकी जगह CH2COOH है, तो ये वाला अमीनो एसिड हो गया एस्पर्टिक, ASP। और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन में इसकी जगह वेलाइन है, यानी CH3,
तो ये हो गया VAL, ऐसे दिखाया जाता है, ये कोड होता है जैसे GLYASP VAL। अब आप ये सोचिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन कितने टाइप की हो सकती है। टोटल 20 R है, ये तो 5 लिखे हैं। अगर मैं 20 R को एक एक करके लगाऊं, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, आगे वाले में कुछ और, आगे वाले में कुछ और, तो एक अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और वो अलग टाइप का प्रोटीन बनाएगी। और अगर मैं सिर्फ ऐसा करता रहूं ग्लाइसिन एस्पर्टिक ग्लाइसिन एस्पर्टिक ग्लाइसिन एस्पर्टिक, तो अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और वो अलग तरीके का मॉलिक्यूल बनाएगी। और अगर मैं ऐसा करता रहूं एस्पर्टिक एस्पर्टिक ग्लाइसिन ग्लाइसिन एस्पर्टिक एस्पर्टिक ग्लाइसिन ग्लाइसिन, तो अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और वो अलग टाइप का प्रोटीन बनाएगी। तो ये सोचो कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आप इन दोनों को अरेंज कर सकते हैं या इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना, पता नहीं कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो पता नहीं कितने टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन आर के हिसाब से तैयार की जा सकते हैं, आर चेंज कर करके। 3-3 का कॉम्बिनेशन, 2 का, या 2-3 2-3 2-3 1-3 1-3, पता नहीं कितने टाइप का। तो इस हिसाब से बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती हैं। जिस तरीके से आप उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो स्मॉलेस्ट यूनिट अल्फा अमीनो एसिड है उसके आर में क्या करते रहेंगे, चेंज, तो पॉलीपेप्टाइड चेन भी चेंज होती रहेगी। अब बताओ, ये समझ में आया? ये समझना है कि अमीनो एसिड जैसे जैसे बदलते हैं ये चेन में, वैसे वैसे प्रोटीन भी बदलता है। ये आया समझ क्या कह रहा हूं मैं? ये GLY एस्पर्टिक वेलाइन आर। हाँ, अब 1 मिनट। तो एक तो ये बात है, डाईपेप्टाइड, पेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, ये सब आप अरे पढ़ना है, एक बार रीड करना है किताब को। स्क्रीनशॉट लो इसका, इसमें है क्या वैसे स्क्रीनशॉट लेने के, ले लो, लेकिन फिर भी देखो, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। पॉलीपेप्टाइड तो मैंने समझा दिया तुम्हें। जो अमीनो एसिड होते हैं इसमें कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं जो मैं बताऊंगा, उन पर ध्यान देना। देखो, ऐसे लिख लो चाहे अल्फा अमीनो एसिड, जो ये अल्फा अमीनो एसिड है, इनके बारे में एक तो याद रखना, इसमें आर चेंज होता रहता है। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं, RCH COOH और NH2, तो आर चेंज होता रहता है। तो इसका जो आर है वो बदलता रहता है। तो कुछ आर टीप लू मैं, अभी मैंने टीपे थे लेकिन मैं कुछ अब ढंग के टीप लू। जैसे आर की जगह CH2COOH, एक तो ये ढंग का है, COOH CH2। आर की जगह CH2 NH2, एक आधा और उतार लो, आर की जगह HN डबल बॉन्ड CNH2 NH CH2 3। हाँ, देखो भाई, एक तो ये बात याद रखनी है सीधी सी कि अल्फा अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो अलग अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। फिर पॉलीपेप्टाइड चेन भी अलग अलग टाइप से अरेंज हो सकती है, तो वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनाती है। अब देखो, सबसे पहले तो आर चेंज होता है, तो ये 20 टाइप से चेंज होता है।
तो 20 तरीके के अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएंगे आपको। दूसरी बात, अमीनो एसिड जो होते हैं ना, उनमें एक तो पार्ट होता है बेसिक और एक होता है न्यूट्रल, ओ एसिडिक। COOH तो एसिडिक हो गया और NH2 हो गया बेस। H+ लेता है, वो बाद में बताऊंगा मैं। ये एसिडिक है, ये बेसिक है। तो ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें दोनों पार्ट है, एसिडिक भी बेसिक भी। अब जैसे अगर आपने R लगाया और R में भी एक एसिडिक पार्ट है, जैसे मैंने R की जगह ये लगाया तो R में भी एक एसिडिक पार्ट है। तो अगर R में एसिडिक पार्ट है तो यहां पे COOH एक और आ जाएगा, तो फिर एसिडिक पार्ट 2 हो जाएंगे, बेसिक 1, तो फिर अमीनो एसिड एसिडिक हो जाएगा। अभी ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर आपके R में COOH हुआ तो ये एसिडिक हो जाएगा। अगर R में NH2 हुआ तो ये बेसिक हो जाएगा, तो ये इसे एसिडिक बनाएगा। ये बेसिक अमीनो एसिड है, ये बेसिक अमीनो एसिड है जिसमें R के अंदर COOH है, वो एसिडिक है, ये बेसिक अमीनो एसिड है। तो यहां एक चीज लिख लो कि इफ R कंटेन COOH तो वो एसिडिक अमीनो एसिड है, और अगर आपके R में इफ R कंटेन NH2 तो ये आपका बेसिक अमीनो एसिड है। अब अगली चीज, देखो अमीनो एसिड जो होते हैं ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बस एक को छोड़कर जिसमें R की जगह H आता है, ग्लाइसिन। इसका नाम याद रखना। ऐसे ही कुछ अमीनो एसिड ऐसे याद कर लेना, कुछ R ग्रुप ऐसे याद कर लेना जिनसे आप एसिडिक बेसिक का एग्जाम्पल दे पाए कि एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है, बेसिक कौन सा है। तो ऐसे कुछ अमीनो एसिड याद कर लेना। मैं कहूँ तो शुरुआत के 10 तक तो याद कर लेना, जैसे ये है ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनाइन, लाइसिन, ग्लूटामिक एस्पर्टिक, ये सब याद कर लेना 10 तक। एक ग्लूटामाइन भी है, 10 तक तो याद कर लेना। लर्न अप टू 10, इससे तुम्हें एग्जाम्पल देने में आसानी हो जाएगी। अब देखो ये ना ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब इसे ऑप्टिकली एक्टिव दिखाना है तो ऐसे लिखना, सी है ना, CH, C ऊपर लिखना COOH, नीचे लिखना R। दो ग्रुप तो लिख दिए, COOH लिख दिया, R ये गया R और COOH। अब बचा NH2 और बचा H। देखो इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन। ये वाला जो है ना, ये लीवोरोटेटरी होता है। नेचुरली ज्यादातर अल्फा अमीनो एसिड लीवोरोटेटरी होते हैं। लीवोरोटेटरी में NH2 को देखो, इसे R को ऊपर, COOH को, R को नीचे, COOH को ऊपर। अगर NH2 को लेफ्ट साइड रखोगे तो ऐसे दिखाया जाता है लीवोरोटेटरी वाले को, और अगर इसे राइट साइड कर दोगे तो ये डेक्स्ट्रो हो गया, इसका उल्टा समझ गए तो नेचुरली जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो लीवोरोटेटरी होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। दूसरी चीज, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक का, बट ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, बिहेव लाइक सॉल्ट। एक इंपॉर्टेंट बात है, सॉल्ट कैसे बिहेव करता है? NaCl सॉल्ट ऐसे बिहेव करता है कि सॉल्ट में एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन एनायन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाते हैं, ऐसे में ये सब्सटेंस सॉलिड हो जाता है, हाई MPBP हो जाता है।
पानी में सॉल्युबल हो जाता है। तो जितने भी करेक्टर सॉल्ट में होते हैं ऑलमोस्ट प्रोटीन में होते हैं, जबकि प्रोटीन एक आयनिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत ही बचकाना सा रीजन है, वो ये है कि इसमें दोनों पार्ट हैं, एक H+ दे सकता है और एक H+ ले सकता है, क्योंकि इस पे लोन पेयर है ना। लोन पेयर डोनर बेस होता है या H+ एक्सेप्टर, ये लोन पेयर दे भी सकता है, लोन पेयर देने वाला लुईस बेस होता है। कहो तो लिख भी दूं, लेकिन अभी इससे पहले भी मैंने बहुत बार लिखा है ये, तो अगर याद नहीं करा है तो उसे लिखने से क्या होगा। और ये ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। लुईस बेस कौन होते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टर, ओ लोन पेयर डोनर, क्योंकि ये लोन पेयर दे सकता है। और ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होते हैं? H+ एक्सेप्टर, तो ये H+ ले भी सकता है। तो ये दोनों है, लुईस बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। अरे लुईस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस सेम ही होते हैं। अब इसमें से H हटाकर यहां जोड़ दो, तो RNH3 ओ RCH, यहां आ जाएगा NH3, N पे आएगा प्लस और COO-। तो ये कैटायन की तरह इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर दोनों चार्ज है, प्लस और माइनस। कैटायन नहीं, आयनिक कंपाउंड। तो ये माइनस दूसरे अमीनो एसिड के प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, फिर वो प्लस दूसरे माइनस को, तो ये आयनिक कंपाउंड की तरह जुड़ जाते हैं। इस आयन को कहते हैं ज्विटर आयन। ये सब आया समझ में? ज्विटर आयन इंपॉर्टेंट बात है, ये सब आया समझ में? ये बताओ। हम्म, अब सुनो मेरी बात। तो ये तो छोटी छोटी डिटेल है जिसे आपको याद करना है। और एक और होता है, हाँ सारे बनाते हैं, क्योंकि आर ही तो चेंज होता है। अब भाई अमीनो एसिड तो ये हिस्सा तो सब में सेम रहता है ना, ये सब में कॉमन रहता है। अब देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ एक चीज और, भाई अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, ये तुमने सुना होगा। इसेंशियल, इसेंशियल वो होते हैं जिन्हें बाहर से लेना है, नॉन इसेंशियल जिन्हें बाहर से नहीं लेना है। देखो, इसेंशियल मुझे बाहर से लेने की जरूरत है क्योंकि मेरी बॉडी इन अमीनो एसिड्स को खुद नहीं बनाती। नॉन इसेंशियल मुझे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी बॉडी इन्हें खुद बना लेती है। इसेंशियल बाहर से लेने की जरूरत है क्योंकि मेरी बॉडी इन्हें खुद नहीं बना पाती। नॉन इसेंशियल बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी खुद बना लेती है। पहचान में कैसे आएगा? टेबल में जो इसेंशियल अमीनो एसिड है उन पे स्टार बना हुआ है। और ये भी बताने की क्या जरूरत है, अगर आप रीड भी करेंगे एक बार भी पैराग्राफ, एक बार भी पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको बता देगा इसेंशियल कौन से है, नॉन इसेंशियल। यानी कुछ एग्जाम्पल इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के आपको याद कर लेने हैं। जब आप 10 तक अमीनो एसिड याद करोगे ना, तो उसमें आपको कुछ इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे लाइसिन, अर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलाइन, इन पे सब पे स्टार लगा हुआ है। स्टार वाले इसेंशियल है। ग्लाइसिन एलेनाइन पे स्टार नहीं लगा हुआ है, ये नॉन इसेंशियल है। अब लो स्क्रीनशॉट। हाँ आप सुनो, एक और बात, ये बात बहुत आसान है, देखना। भाई वो वाइटामिन नाम का टॉपिक है, वो सिलेबस में नहीं है इस साल। दो, पॉलीसैकेराइड और वाइटामिन। अब इस क्लास चैप्टर में एक क्लास लगेगी बस, क्वेश्चन एनसीईआरटी के जरूर करने हैं। सुनो भाई, पता है ऐसे लिखा होता है
चलो एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, देखो एक घर है, समझना, देखो मैं बस इसे आसान बनाऊंगा, आप इसे रीड कर लेना। एक घर है, अब इस घर की स्ट्रक्चर समझेंगे हम कि ये कैसे बना है। तो शुरुआत से हमें इसे बनाना पड़ेगा अगर मैं इस घर की स्ट्रक्चर समझनी है। देखो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए उसे बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी जब एक घर बनाते हैं तो अगर आपको डिटेल में कुछ समझना है उस घर के बारे में तो पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर समझिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है सबसे छोटे स्तर की चीज को समझिए, यानी ब्रिक, कि ब्रिक का क्या डिजाइन है, किस चीज से बनी है, ब्रिक के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंस है, कितने फोर्स से टूटेगी, किस चीज से जोड़ा जाएगा, या ये कैसे बनी है, ब्रिक के बारे में। जोड़ा किस चीज से जाएगा वो नहीं, ब्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। अब जब मैं आपसे कहता हूं चलो जी प्राइमरी हो गई, हमने ब्रिक के बारे में सीख लिया सब कुछ, सेकेंडरी पढ़ेंगे, तो इसका मतलब अब ये आपको पढ़ना है कि ब्रिक्स को कैसे अरेंज किया जाए। ऐसे किया जाए, अरे जैसे भी ब्रिक्स तो अलग अलग डिजाइन में अरेंज हो जाती है, दीवार के डिजाइन के हिसाब से। अब सीधी बनाओगे तो ऐसे अरेंज होगी, अब गुम्बद बनाओगे तो ब्रिक्स अलग तरीके से अरेंज होगी। तो ब्रिक्स कैसे अरेंज है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्सरी क्या है कि भाई ब्रिक्स अरेंज होके बनाती क्या है, वॉल। तो ब्रिक किस डिजाइन की वॉल बना रही है। नॉर्मली ब्रिक जो डिजाइन वॉल बनाती है वो ऐसी होती है रेक्टेंगल जैसी, जिसमें 4 आर्म्स होते हैं। भाई ब्रिक किस पैटर्न में लग रही है, देखो दोनों में ना अंतर है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें दीवार पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि ब्रिक्स को अरेंज कैसे किया जाए। तो लोगों ने कहा लाइन वाइज, तो ब्रिक्स कैसे अरेंज है, ये एक स्टेप। भाई ये लाइन वाइज ब्रिक्स अरेंज है, तो इसे हटा लो, चाहे ऐसे ऐसे कह दो कि भाई ब्रिक्स कैसे अरेंज है, लाइन वाइज अरेंज है, एक के बाद एक एडजेसेंट। तो ब्रिक्स किस तरीके से अरेंज है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और फिर ये लाइंस अरेंज होकर कैसी दीवार बनाती हैं, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। भाई दीवार का डिजाइन ये है। फिर ये दीवारें अरेंज होकर कैसे कमरे बनाती हैं, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। 4 डिग्री क्वाटरनरी। पहले बताओ ये आया समझ में, अगला बड़ी आसानी से आएगा समझ में, ये आया समझ। कि प्राइमरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर है ना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये तरीका है, मतलब सिंपल है ये। अब इसको ना प्रोटीन में अप्लाई करना है। अब इसको प्रोटीन में अप्लाई करना है। ले लो इसकी फोटो, इसकी भी तुम्हें जरूरत पड़ जाएगी। और छोटी छोटी डिटेल्स को याद रखना है, बहुत बड़े टॉपिक में नहीं आएगा ये, मतलब बहुत बड़ी डिटेल नहीं आएगी इसकी। जो मैं बताऊंगा वो पूरा होगा, बस याद रखना, जहां मैं कहूँ ये चीज है ये नहीं है, बस वो उतना होगा। हाँ सुनो, भाई हाँ एक चीज और देखो, हर स्ट्रक्चर को हर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ बॉन्डिंग की जरूरत होती है। जैसे कोई पूछता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, तो हम कहेंगे सीमेंट। टर्शरी को कौन स्टेबलाइज करेगा, हम कहेंगे सीमेंट है, सरिये हैं, पिलर्स है। तो ऐसे ही प्रोटीन के अंदर भी ये पूछा जाएगा कि प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज कर रहा है। तो समझना इसका मतलब, अरे इसका तो वही चला गया, यार भाई क्या नाम है ये, बंद हो सकता है हेडफोन। तो कोई बात नहीं, मैं स्ट्रक्चर बना लूं फिर तुमको समझा दूंगा पास में आके।
My heart is stereo, it beats for you, so listen close. देखो, सबसे पहले अगर प्रोटीन की आप प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये पॉलीपेप्टाइड है। नहीं, यहाँ वहीं आगे बोलूंगा, भागना मत, रुक जाओ, हो सकता है 5 मिनट लग जाए। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये तो आ नहीं रही भाई इसमें। मस्त कर दिया ना मैंने। देखो, अगर आप एक मिनट, ये हटा रहा हूं मैं हेडफोन, तो बोलूंगा अब मैं माइक। बैटरी लो ऐसे कह रहा है स्टाइल से। भाई देखो, अगर आपसे कोई ये कहता है कि हम प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो दरअसल वो आपको पढ़ाना चाहता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें अमीनो एसिड्स कौन से हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड से बनती है ना, अल्फा अमीनो एसिड से। तो उसमें आर कौन कौन से हैं, पहले आर क्या है, बाद में आर क्या है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई बेसिकली आर याद रखना है, आपको ये याद करना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम पढ़ते क्या है। सबसे छोटी चीज क्या होती है प्रोटीन में? प्रोटीन बनता है पॉलीपेप्टाइड से। पॉलीपेप्टाइड किससे बनता है? अबे क्या हो गया? प्रोटीन बनता है पॉलीपेप्टाइड से। पॉलीपेप्टाइड किससे बनता है? पॉलीपेप्टाइड बनता है अल्फा अमीनो एसिड से। उसके बाद अमीनो एसिड्स मिलकर थ्रेड बना लेते हैं। भाई थ्रेड तो ऊन में भी, जो हमारे पास ऊन का गोला होता है मम्मियों पे, उसमें भी तो थ्रेड सीधा ही होता है। आप उसे सीधा कर दोगे तो वो सीधा हो जाता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलीपेप्टाइड चेन सीधी रहती है, ये तो बन गई चेन। अब चेन किस तरीके से अरेंज है, हालांकि इसे मैं खोलूं तो ये सीधी हो जाएगी चेन, मगर ये चेन
बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में प्रोटीन के अंदर नहीं है, बल्कि इस फॉर्म में कॉइल्ड है। इसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ये कॉइल्ड किस वजह से है? क्योंकि यहां पर मौजूद एक O यहां पर मौजूद H को अट्रैक्ट कर लेता है। अब वहां से O अगर इस H को अट्रैक्ट करेगा तो ये हिस्सा उठकर घूम जाएगा, उस पर आ जाएगा। ठीक है ऐसे। तो आपसे पूछेगा कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को कौन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये CO और NH कहाँ से आए? अरे बदतमीज, अल्फा अमीनो एसिड में दोनों होता है, CO भी NH भी। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये कॉमन है, अधिकतर हमेशा, या कह लीजिए अल्फा हेलिक्स फॉर्म में ही प्रोटीन बदलता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी है कि आपका पॉलीपेप्टाइड चेन अपनी फुल लेंथ में स्ट्रेच हो जाती है। फुल लेंथ में स्ट्रेच होने का मतलब है कि जैसे आपने, एक मिनट, जैसे आप दिवाली पर एक लड़ी लेकर आते हैं और उस लड़ी को खोलकर और फिर उसमें जो बल्ब जिस डायरेक्शन में, जिस तरीके से डिजाइन में अरेंज है, उसको ऐसे खोलकर स्ट्रेच करके फैला दें उसका डिजाइन देखने के लिए। तो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाए, जैसा डिजाइन है उसका नॉर्मल, उसी फॉर्म में, फिर एक बगल में उसके दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन उसी के ही पैरेलल स्ट्रेच हो जाए, फिर तीसरी, और ये आपस में जुड़ जाए हाइड्रोजन बॉन्ड से, यहां होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है। मतलब सेकेंडरी 2 डिग्री स्ट्रक्चर में दो फॉर्म आती हैं। यानी जब ये थ्रेड है, या तो ये थ्रेड इस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, ये दूसरा, और ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है, या फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे अरेंज हो जाती है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर ये है कि भाई पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड हो रही है, वो तो ठीक है, मगर ये कॉइल्ड होकर जा कहाँ रही है? सीधी नीचे? नहीं भाई, पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड है। अब जैसे मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, ये समझो, तो स्प्रिंग ऐसे कॉइल्ड होती है, मगर वो स्प्रिंग खुद कैसे कॉइल्ड है? जैसे मैं इसे मोड़ दूं, तो अगर मैं इसे मोड़ दूं तो भी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी कॉइल्ड तो फिर भी रहेगी स्प्रिंग, लेकिन वो स्प्रिंग भी बेंट होगी। मतलब उसकी 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी बेंट है ऐसे, फिर भी हेलिक्स तो इसमें बन ही रहे हैं। भाई जैसे अगर मैं स्प्रिंग को खोल दूं और वो स्ट्रेट हो जाए, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब मैं उसको कॉइल में बदल दूं तो वो स्प्रिंग, नॉर्मल स्प्रिंग तैयार हो गई, वो 2 डिग्री स्ट्रक्चर है। अब मैं उसे ऐसे मोड़ दूं, तो यानी सेकेंडरी फॉर्म किस डिजाइन में अरेंज है ऐसे, यानी सेकेंडरी फॉर्म स्ट्रेट नहीं जा रही है, बल्कि सेकेंडरी फॉर्म भी कॉइल्ड है। यानी ये खुद कॉइल है पॉलीपेप्टाइड चेन, और जो ये कॉइल बन रहे हैं ये भी आपस में ऐसे कॉइल्ड है। ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। वो पूछेगा 3 डिग्री स्ट्रक्चर को कौन स्टेबलाइज करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। आपको ये बॉन्ड नहीं सीखने हैं, बस जस्ट ये बोलना है। अब ये आपका एक सब यूनिट, या एक कह लीजिए एक वॉल तैयार हो गई, एक दीवार। ऐसी कई अलग अलग दीवार तैयार होकर, 1 2 3, आपस में कैसे रिलेटिवली अरेंज होती है, ये 4 डिग्री स्ट्रक्चर है। क्या इसमें और कुछ नहीं है? नहीं, एक और कुछ नहीं है। आप किसी भी बुक में से पढ़िए चाहे, वो बस इतना समझना है आपको कि मीनिंग समझना है कि 2 डिग्री में हमें क्या पढ़ना होता है, 3 डिग्री में हमें क्या पढ़ना होता है। एक बार मैं फिर बताता हूँ। भाई प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर का तो मतलब है, आप ये पढ़ रहे हैं कि थ्रेड के अंदर जो चीज है वो क्या है। हमने पढ़ा वो अमीनो एसिड है। फिर आपने पढ़ा इसने 2 डिग्री में आपने पढ़ा कि थ्रेड को अरेंज कैसे करना है। हमने कहा इसे घुमा दो। अब आदमी ये कहेगा कि भाई इसे घुमाते ही चला जाऊं सीधा, नहीं, तो मैंने कहा इसे ऐसे घुमा दो, इसे भी घुमाते रहो, यानी कि इसे कॉइल भी करते रहो और इसे भी राउंड फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में। यानी कि 2 डिग्री स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स फॉर्म किस फॉर्म में रन होती है आगे, वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। अब ये एक 3 डिग्री स्ट्रक्चर तैयार हो गई, ऐसी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कई 3 डिग्री स्ट्रक्चर आपस में कैसे अरेंज है, वो कहलाती है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। जो भी किताब में मिले इसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, छोटी छोटी बातें याद जरूर रखना, कुछ भी छोड़ना नहीं, एक भी वर्ड।
कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ गए मेरी बात की नहीं, है बताओ। ये है बस प्रोटीन, और डीएनए इससे भी आसान है। तो अगली क्लास में हम इसे खत्म कर देंगे, फिर हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, चलो ठीक है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ठीक।